सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इलैयाराजा। ही इज़ द कंपोजर और इनका जो है फेमस है सिम्फोनी के लिए। व्हाट इज़ द सिम्फोनी? सिम्फोनी क्या होता है? सिम्फोनी बताइए श्रेया, कुछ पता चला? कुछ डिकोड किया है आपने? नहीं हो पाया? ये सबको पता है सिम्फोनी क्या होता है। इस टाइप का सुना है? यही तो है सिम्फनी। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में इतना फेमस नहीं है। इंडिया में हम लोग गाना वाना से ही काम चला देते हैं, ढोलक वोलक बजा लेते हैं, अधिक से अधिक हम लोग डीजे चलवा लेते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी जो इलैयाराजा हैं, इलैयाराजा, इन पर काफ़ी आरोप भी लगे हैं कि ये वेस्टर्न वाला चोरी करके बनाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं खुद का बनाया हूँ। एंड अभी इनका जो परफॉर्मेंस होने वाला है उसका नाम है वैलिएंट। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत लंबे लंबे 1 घंटा 1.5 घंटे का ये होता है कॉन्सर्ट, इस टाइप का सिम्फनी। ठीक है, और इसमें बस ऐसे बहुत बड़ी टीम होती है, ये लोग ऐसे जो इसे परफॉर्म कर रहे थे वैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इलैयाराजा काफ़ी हैं, इन पे इनका नाम भी है कि काफ़ी टैलेंटेड हैं, इनके जैसा कोई है नहीं इंडिया में। साथ साथ इन पे चोरी का भी लगता है कि आपने दूसरों का वेस्टर्न म्यूजिक को चुराया है। ये कह रहे हैं कि हम खुद का बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इलैयाराजा का नाम काफ़ी न्यूज में है। वैलिएंट नाम याद रहेगा? वैलिएंट का मतलब क्या होता है? बहादुर, कुछ ऐसे होता है ना? वेल्लोर, वेल्लोर नहीं सुना है नाम? वेलर, वैलिएंट एक बार चेक कीजिएगा। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, वीर बहादुर। नाउ वी विल गो विद द जीएस पेपर 2 and this is the first news. Tamil Nadu government to fill review plea against the Supreme Court verdict on residence based reservation into the PG पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कहाँ से आता है? आर्टिकल 15 एंड 16, 15 एंड 16 में बहुत क्लियर कट मेंशन है कि स्पेशल जो प्रोविजन होगा स्टेट किस किस किसके लिए बनाएगा। जैसा अभी तक हम देखते थे क्लियर कट में लिखा हुआ कि चिल्ड्रेंस एंड वीमेंस, ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यही है। रेजिडेंस तो कहीं है नहीं, रेजिडेंस के नाम पे तो मना किया है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोल के हम देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो अगर आप रेजिडेंस का मतलब प्लेस ऑफ बर्थ से थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि कहाँ पे आप जन्मे हैं, वेदर यू आर द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, इस आधार पर अगर हो तो ये मना है। नीचे इन्होंने दिया कि ठीक है कुछ हम स्पेशल कंसेशन देंगे। कंसेशन जैसे वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए दे सकते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए दे सकते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए दे सकते हैं, और लास्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अभी हाल ही में जो चेंज हुआ है 15(6) के थ्रू हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो यहीं पे
रिजर्वेशन जो तमिलनाडु ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, जो वहाँ का हाई कोर्ट है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस बेस पे हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इनका जो रिजर्वेशन अभी चल रहा है दैट इज फॉर द 69%। 69% रिजर्वेशन इन्होंने दिया, उसमें से 50% जो है वो दे के रखा है कि लोकल जो रेजिडेंस है। क्या मतलब इसका, कि जो तमिलनाडु में पैदा हुए हैं या तमिलनाडु से जो बिलोंग करते हैं उनको ही 50%, अगर 100 सीट है तो 50 सीट किसके लिए, तमिलनाडु वालों के लिए है। बाकी जो बचेगा उस पर ऑल इंडिया लेवल पे। ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु की गवर्नमेंट बनाती है तो हम अपने लोगों को दे रहे हैं 50%। जब वो डेवलप कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, इनका है। लेकिन अब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ और द रेजिडेंस। सो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द अपॉर्चुनिटी टू सेटल श्रीलंका एथनिक प्रॉब्लम। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो है फिशरमैन को लेके। फिशरमैन जो हमारे उनके वहाँ चले जाते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं, फिर इसको लेके झगड़ा होता रहता है। दूसरा है जो हमारे तमिलियंस हैं, तमिलियंस जो जाके श्रीलंका में बस गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वहाँ पे प्लांटेशन करने के लिए, जो भी करने के लिए, और वहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं। वहाँ का जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो है सिंघला, सिंघला बुद्धिस्ट। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि जो तमिलियंस हैं, तमिलियंस में हिंदू मुस्लिम सब आ जाएंगे, उनका सिर्फ पहचान ये है कि वो पहले तमिलनाडु के पार्ट थे। इंडिया का जो तमिलनाडु वाला पार्ट है उसके वो पहले असली ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें। बाई एनीवे जॉब करने के लिए, खेती करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती कोई काम करने के लिए लेके गए और वहीं पे वो लोग रह गए। तो आजकल उनको वो तमिलियंस कहा जाता है, श्रीलंकन तमिलियंस, तमिल श्रीलंकन्स। ठीक है, अब वहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी बार बना उसमें तमिलियंस को सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे देखा जाता है, और जो सिंघलीज है और जो उनका लैंग्वेज है सिंघलीज का, उसी को ही प्रमोट किया जाता है। क्लियर हो रही है चीजें। जॉब में जो प्रेफरेंस है, हमेशा देखा जाता है कि अगर देश सही है और वहाँ की सोसाइटी सही है तो वो माइनॉरिटी को देती है, क्योंकि माइनॉरिटी वल्नरेबल है। श्रीलंका उसको उल्टा है, वहाँ पे मेजॉरिटी को रिजर्वेशन, आप सोचिए। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो वही इंडिया, अब इंडिया का इमोशनली अटैचमेंट है, क्योंकि इंडिया के ही लोग हैं बाई एनी वे। हम ट्रेस करते हैं कि उनकी जो ओरिजिन है इंडिया की है। काफी वहाँ पे लड़ाई होने लगी थी 1950 से लेके कंटिन्यूअसली 1900, आप देखिएगा 2009 तक लड़ाई चली है। 2009 में एक ग्रुप वहाँ पे जो तमिलियंस के लिए लड़ रहा था, उसका नाम था LTTE। व्हाट इज मीन बाय द LTTE? L से लिबरेशन, T से टाइगर्स, फिर T से तमिल्स और E से एलम। एलम का मतलब होता है राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे है, कहीं है LTT, यहाँ पे LTT है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल एलम। जैसे होता है ना, कई ग्रुप होते हैं, इनको आतंकवादी ग्रुप भी घोषित करके रखा था। 2009 में वहाँ की सेना ने लड़ा एंड LTTE को टोटली हरा दिया। लेकिन ये लड़ाई बहुत पीक में चली गई थी 1980 के दशक में। 1980 के दशक में बहुत, मतलब होता है ना कि एक मास राइट हुआ था, और जो तमिलियंस को सिंघलीज ने एक मास लेवल पे मारा था। मास लेवल का मतलब हजारों की संख्या में उन्होंने राइट्स में मार दिया था। ठीक है, तो हमेशा होता है ना कि यहाँ पे राइट्स, जहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे ये होता है। तो तमिलियन सिंघलीज, सोचिए, एकदम पीसफुल रिलीजन माना जाता है बुद्धिस्ट को, और वो मार रहे थे। तो ये होता है कि ऑन द नेम ऑफ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कोई भी लड़ाई कर सकता है। ये जैसा अभी देखिए यहाँ पे कौन मार रहा है म्यांमार में, तमिल जो वहाँ के बुद्धिस्ट ही है मेजॉरिटी, और रोहिंग्यास को मार रहे हैं। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे जो था, इनकी लड़ाई बहुत पीक पे चली गई, और पीक पे चली गई तो इंडिया को भी घाटा होता था। जब श्रीलंका में आप लड़ रहे हैं तो भाग के इंडिया में रिफ्यूजी बन के आते थे, और इंडिया की भी पॉलिटिक्स इम्पैक्ट हो रही थी। अगर आप बम वहाँ पे लड़ रहे हैं तो कुछ बम का प्रोविजन आप इंडिया में भी तो भेजना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत आप आग जला देंगे कि अरे तमिलनाडु अलग देश बना लीजिए, वो भी तो बड़ा एरिया है। तो ये सब भी चीज़ों का इंडिया को डर था। तो इंडिया चाहता था कि ये जो युद्ध है, जो इनके बीच में लड़ाई है, वो रुके, और उसके लिए हमने श्रीलंका एकॉर्ड किया था। इंडो श्रीलंका एकॉर्ड राजीव गांधी के टाइम पे 1987 में किया था, और उसके थ्रू उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था
उसको हम अमेंड करके आर्टिकल जो अमेंडमेंट 13th के थ्रू 13A हम इंसर्ट करना चाहते थे, और इसमें हम देना चाहते थे जो इक्वल राइट्स फॉर द तमिलियंस, कि उनकी वोटिंग राइट्स इक्वल हो, उनका लैंग्वेज इक्वल ट्रीटमेंट हो, छोटे छोटे उनके लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस बना दिया जाए, छोटे छोटे प्रोविंस बना दिया जाए, ताकि उनका भी कहीं कहीं पे गवर्नेंस हो, कहीं पे उनके लोग रूल करें। लेकिन ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन है, अभी भी जो तमिलियंस हैं उनको पूरा का पूरा अधिकार नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें डिमांड था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस दे दिया जाए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो पावर मैक्सिमम वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो धीरे धीरे स्टेट लेवल पे दिया जाए, और स्टेट लेवल पे दिया जाएगा तो जो साउदर्न पार्ट है श्रीलंका का, श्रीलंका कैसे है, ये इंडिया है नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पे श्रीलंका ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे ही है। तो ये श्रीलंका का क्या होगा, साउथ होगा, और ये पार्ट नॉर्थ होगा, और ये पार्ट ईस्ट होगा। जो तमिलियंस डोमिनेट करते हैं वो इस एरिया में है। तो भले ही हमारे लिए साउथ है, इंडिया में मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा साउथ है, लेकिन श्रीलंका के हिसाब से ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, इधर ईस्ट है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका का पार्ट है वही तमिल डोमिनेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस एरिया को प्रोविंस बना दिया जाए। प्रोविंस का मतलब जैसे इंडिया का यूपी बिहार ऐसे स्टेट है ना, तो वहाँ पे वो उनको प्रोविंस कहते हैं। पहले इंडिया में भी प्रोविंस था आज़ादी के पहले, सब यूनिट। ठीक है, तो इन्हें पावर, एक तो इनका स्टेटहुड दे, और दूसरी चीज है कि जो पावर है वो इस लेवल पे डिवॉल्व करें कि ज्यादा से ज्यादा कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रोविंस पे जाए। यही इंडिया का है, और उसी के थ्रू हम इंडो श्रीलंका एकॉर्ड हुआ था, और उसी के थ्रू हम 13th अमेंडमेंट लाना चाहते थे। ये बहुत फेमस रहता है, कई बार यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि 13th अमेंडमेंट किस देश से रिलेटेड है, तो इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान ऐसे पूछेगा, तो दिस इज एसोसिएटेड विद द श्रीलंका, और ये रिलेटेड है इंडो लंका एकॉर्ड 1987, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एलटीटीई जो था वो खुद इस एकॉर्ड से खुश नहीं था, वो चाहता था कि टोटल इंडिया चाहता था कि उसी में डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो, एलटीटी चाहता था कि एक दूसरा देश बना ले, ये जो एरिया है ये वाले एरिया को तोड़ के श्रीलंका में ही तमिल एलम बना ले, तमिल राज्य। ठीक है, इंडिया नहीं चाहता था, इंडिया चाहेगा कि भले पावर दे दिया जाए, छोटे छोटे अभी विभाजन होगा तो इंडिया में भी तो विभाजन होगा, इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, तो हम कभी भी इंडिया कहीं पे भी विभाजन के खिलाफ रहता है। तो इंडिया का जो स्टैंड था कि आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर कर दीजिए, आप इक्वालिटी लाइए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके, लेकिन श्रीलंका एक ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एलटीटी क्या किया, राजीव गांधी के ही खिलाफ उन्होंने स्टार्ट कर दिए अटैक करना। बाद में देखा होगा आपने कि राजीव गांधी का जो बम अटैक हुआ था वो एलटीटी ने करवाया था। क्लियर? अभी भी नहीं है, अभी जितनी भी गवर्नमेंट है, आप ये देखिएगा कि श्रीलंका इतना छोटा देश है, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार अभी तक लिख चुके हैं। एक बार 1948 में लिखा, फिर वो फेल हो गया, 1972 में दोबारा लिखा, 1978 में तीसरी बार लिखा, और इन्होंने सारा मॉडल टेस्ट कर लिया, यूएस का मॉडल, फ्रेंच मॉडल एंड ब्रिटेन का मॉडल। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लिख ही नहीं पाते हैं लोग। हम देखिए इतना बड़ा हो कि इतनी डाइवर्सिटी करके भी चला लेते हैं। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं, छोटा सा देश नीचे श्रीलंका 3 बार लिखा अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, 4थी बार लिख रहे हैं। नेपाल देखिए 2 बार लिख चुका अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। पाकिस्तान 4-5 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सका है। आर यू गेटिंग ना? ये कंपेयर कर सकते हैं कभी भी आपको सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बात करना हो तो। अभी जो नया गवर्नमेंट आया है वो भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है 13th अमेंडमेंट को कंप्लीट रूप से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इंडिया श्रीलंका के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं। जो इंडिया श्रीलंका के बीच में मेन मुद्दा है तमिलियंस के राइट की, ऑलरेडी हमारे पास इंडो श्रीलंका एकॉर्ड 1987 में हमने करा है। उसके बाद हमने जो उनके सामने प्रपोजल रखा था 13th अमेंडमेंट का, 13th अमेंडमेंट के थ्रू उनका कॉन्स्टिट्यूशन हम बदल के डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब जो लोकल लेवल पे है पावर ज्यादा दे दिया जाए, तो कोई भी रूल करे क्या मतलब होता है, सेंटर में आप रूल कर रहे हैं ना, पावर मैक्सिमम अगर आप गांव लेवल पे कर लेंगे तो हर एरिया में किसी का मेजोरिटी होगा, कहीं पे माइनॉरिटी होगा। जहाँ पे अगर मेजोरिटी तमिलियंस का है तो वो अपने अनुसार रूल करेंगे। तो यहाँ पे नहीं होगा कि
सेंटर में तो हमेशा पता है कि पूरा श्रीलंका का है, तो मेजोरिटी सिंगलीज है तो सिंगलीज रहेंगे। लेकिन छोटे लेवल पे वहां पे कहीं कहीं मेजोरिटी किसी किसी जगहों पे तो तमिलियंस का भी तो होगा। जैसे हम लोग ये वाला एरिया बात करें, यहाँ पे तो मेजोरिटी तमिलियंस का है, तो देश भी एक रह जाएगा, पावर का पावर चला जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यही मेन मुद्दा है। अभी जो है दिशा नायक के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हम 13th अमेंडमेंट को अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी ये कहीं बोल नहीं रहे हैं। जो मोदी जी हैं उन्होंने भी कहीं जिक्र नहीं किया। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 महीना पहले दिशा नायक के एक विजिट पे थे, हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे भी मोदी जी का कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स कंडीशन टू अपॉइंट एडॉक जज टू द हाई कोर्ट। देखिएगा, एडॉक जज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, एडॉक जज पहली बात वो होता है, एडॉक क्या होता है? एडॉक टीचर सुना होगा, एडॉक पे है टीचर, एक परमानेंट टीचर, एक एडॉक टीचर होते हैं। नाम सुना है एडॉक? नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। आप लोग सुनते होंगे ये परमानेंट है कि एडॉक पे है। एडॉक पे होने का मतलब कभी कभी टीचरों की संख्या कम होती है तो लोकल किसी को टीचर को रख लिया जाता है पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, और बाद में जब टीचर इनके परमानेंट वाले आ जाते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो एडॉक का मतलब होता है कि जस्ट फॉर द टेम्पोरेरी पीरियड। जो जजेस का है एडॉक जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मानिए कोरम होता है कि एक कोई बेंच बैठनी है तो उसमें इतने जज होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोरम पार्लियामेंट का भी होता है कि 1/10 अगर मेंबर से कम है तो सेशन नहीं चलेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के भी एक मिनिमम जजों की नीड होती है, वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं करता है, और ऑलरेडी बहुत पेंडेंसी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की व्यवस्था है। आर्टिकल 127 जो है वो बात करता है एडॉक जज का। एक बार देखो 127, अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जज, आर्टिकल 127 में साफ साफ दिया हुआ है कि एडॉक जज का जज कैसे होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम ना हो, दिस इज द कोरम, यहाँ पे लिखा है, कोरम नहीं हो तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले प्रेसिडेंट से पूछ के, तो अपॉइंटमेंट का यहाँ पावर किसके पास चला गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट से। नॉर्मल जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ही तो लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कम है जज, तो बुला के कहाँ से लाएंगे? हाई कोर्ट से, और वहां पे कंसल्टेशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से होगा, और वहां पे जो जज का अपॉइंटमेंट होगा, वो जो जज है वो ऑलरेडी उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का। क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये चीजें फुलफिल करता है तो दैट पर्सन विल बी द एडॉक जज। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के लिए एडॉक जज नहीं है। एडॉक जज का कहीं मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ आर्टिकल 127 है, यहीं पे है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एडॉक जज कर देंगे, हाई कोर्ट के लिए नहीं था। तो उस पर हमेशा है कि किया जा सकता है कि नहीं। और पेंडेंसी इतना ज़्यादा हाई कोर्ट में है, 80 लाख के करीब इस समय पेंडेंसी केसेज हैं। केसेज जो है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल से हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में तो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सालों तक केस लड़के जाते हैं। तो इसीलिए अभी यूँ हो रहा है कि हाई कोर्ट में भी हमें एडॉक जज लाना चाहिए। पेंडेंसी क्यों है? जजेज नहीं रहते हैं, एक दिन में कोई कितना सुनवाई करेगा? वो भी प्रोसेस होता है ना। मैं यहाँ पे एक जज बन के बैठूँ तो मैक्सिमम कितना, आधा 1 घंटा तो एक केस में लगेगा कम से कम, कभी कभी 2-3 घंटे लगता है, क्योंकि उसमें बहस चलता है। जो उसके ऊपर आरोप लगा होता है वो अपना पक्ष रखता है, जो दूसरा पक्ष होता है जो आरोप लगाया होता है वो अपना रखता है। ठीक है, फिर उसमें लॉयर, सबूत, सब कुछ टेस्टिंग होती है, तो इसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो जो जजेज हैं उनकी संख्या ऑलरेडी कम है, और वैकेंसीज के कारण और कम हो जाती है जो नीड है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है कि 80% इस समय देयर आर नियर अबाउट 60 लाख केसेस पेंडिंग इनटू द हाई कोर्ट। 60 लाख केसेस पेंडिंग है, और यहाँ पे 20 लाख जो है वो क्रिमिनल अपील्स हैं। क्रिमिनल अपील्स में ऑलरेडी जो होता है जेल का सजा होता है, लाइफ टर्म का सजा होता है, तो ये सब और सीरियस चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी तक जब एडहॉक जज नहीं था तो अलग से जज नहीं ले पा रहे थे। होता है ना कि अगर कभी जरूरत पड़े, लगे कि कोर्ट में जजों की जरूरत है तो वो नीचे से बुला ले, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले ले। ठीक है, तो ये वाली या किसी एडवोकेट से ले ले जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
एडहॉक जज हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं। और ये जो पावर आएगा वो 124 और 224 के थ्रू आएगा। आर्टिकल 224 एक बार देखा जाए, यहाँ पे 224 में बात हो रही है ना अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज, तो इसी के थ्रू हम एडहॉक जज भी बना सकते हैं। एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज की बात हो रही है, एडहॉक जज का प्रोविजन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी के थ्रू हम एडहॉक जज भी बना सकते हैं फॉर द हाई कोर्ट। वहां पे साफ साफ एडहॉक जज के लिए एक था ना अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, यहाँ पे एडहॉक जज कहीं पे भी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि जो 224 है उसी के थ्रू हम एडहॉक जज हाई कोर्ट में भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि एडहॉक जज बनाना हो तो क्या क्या एक फैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि इन द केसेस पर्टिकुलरली द कैटेगरी में द पेंडिंग इज द ओवर 5 years, कि कोई केस है जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा, मानिए 10 केस 20 केस हैं, और उसके लिए पता चले कि एक जज लाना पड़ेगा एडहॉक पे, और वहाँ पे वैकेंसीज है तो एडहॉक जज ला सकते हैं। दूसरा है कि इफ 10% ऑफ द पेंडेंसी हैड क्रॉस 5 years, कि उस कोर्ट में अगर 100 टोटल केसेज हैं उसमें से 10 केस 5 साल से लंबे हैं, तो वहाँ पे भी हम एडहॉक जज ला सकते हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ द रेट ऑफ डिस्पोजल वाज लोअर देन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेश केस, तो जो डिलीवरी जो केसेस का आ रहा है बहुत स्लो जा रहा है, तो भी हम वहाँ पे एडहॉक जज ला देंगे। जैसे होता है ना कि 2 महीना 3 महीना में वो हम जजमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी एडहॉक जज ला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? एडहॉक जज क्या है? एडहॉक जज आप बताइए। तो किसी को तो रखेंगे नहीं, और कम से कम पढ़ाने लायक हो, तो एक तो कंडीशन वो है। तो ये जो अभी एडहॉक जज की बात हो रही है वो कहाँ की बात हो रही है? हाई कोर्ट की। क्यों हाई कोर्ट की बात हो रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस विद द कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट से पूछ के और कंसल्टेशन विद द जिस हाई कोर्ट से ले रहे हैं उसके चीफ जस्टिस से। क्लियर? चीजें क्लियर हो रही हैं? हाई कोर्ट का क्या मैटर है? हाई कोर्ट में ये है कि 224 में उन्होंने एडिशनल जज दे रखा है, एक्टिंग जज दिया है, लेकिन एडहॉक जज नहीं दिया है, इसीलिए ये केसेस था कि एडहॉक जज हाई कोर्ट में हो सकते हैं कि नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिटी लाया है कि एडहॉक जज ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 5 साल से ज़्यादा का केस हो और 10% से ज़्यादा अगर पेंडेंसी हो, 5 साल से ज़्यादा जो चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम एडहॉक जज ला सकते हैं। क्लियर? यही था। फिलीपींस टू रिमूव यूएस मिसाइल सिस्टम इन चाइना, स्टॉप सी एग्रेशन। तो फिलीपींस कहाँ पे है? चाइना जापान के बीच में, ये जो नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहीं पे है, और साउथ चाइना सी का जो पार्ट है वो कुछ फिलीपींस के साथ शेयर होता है और कुछ चाइना के साथ शेयर होता है। यहाँ पे लड़ाई है, कुछ छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, उस पर क्लेम चाइना भी करता है, फिलीपींस भी करता है, और उसी के चक्कर में जो चाइना है अपने मिसाइल उसाइल लाके उस आइलैंड के किनारे अपना पावर दिखाता रहता है, वहाँ पे परीक्षण करता रहता है, वहाँ पे बट टेस्टिंग करता रहता है, ये दिखाने के लिए कि हम फिलीपींस पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए फिलीपींस क्या करेगा? फिलीपींस ढूंढेगा कि चाइना का कौन दुश्मन है और उससे पावरफुल कौन है, तो कौन मिला उनको? यूएस। यूएस से दोस्ती कर लिया, और यूएस ऑलरेडी उनका दुश्मन है, तो वो कहा कि हम तुम्हारे वहाँ बढ़िया बढ़िया मिसाइल ला के रखेंगे। तो एक मिसाइल सिस्टम यूएस जो फिलीपींस में ला के रखा है उसका नाम है टाइफून, टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम। अब चाइना क्या बोलेगा कि हटाओ ये फिलीपींस से, क्योंकि अब उसको खतरा हो गया ना, वो कहेगा दूसरे का हथियार ला के रख रहे हो। ठीक है, तो वही फिलीपींस कह रहा है कि अगर आप जो टेस्टिंग करते रहते हैं पावरफुल मिसाइल का, वो सब हटा लें, जो आपके सिप मरीन्स हमारे आसपास है वो सब हट जाए, तो हम भी जो यूएस ने टाइफून मिसाइल सिस्टम है वो हम हटा लेंगे। तो टाइफून मिसाइल सिस्टम अगर आपके आए तो ये किससे एसोसिएटेड है? यूएस से। टाइफून का नाम और ज्योग्राफी में कभी सुना है? क्या सुना? साइक्लोन का नाम है जो चाइना जापान जो पैसिफिक ओशियन में होता है, दैट इज नोन एज द